मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज फिर हम अवेलेबल हैं आपके सामने कुछ नई इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ लेके। चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आपको अपने म्यूचुअल फंड में रिटर्न एक्सपेक्टेशन कितनी रखनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्टॉक मार्केट को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरे एक फ्रेंड का कहना था काफ़ी टाइम से 1.5-2 साल हो गए हमारे कुछ खास रिटर्न नहीं बने, जबकि आप कमिट करते हो कि अराउंड 10 to 12% या एफडी से थोड़ा ज़्यादा तो आपके रिटर्न्स बन ही जाएंगे। तो मैंने उसको रिप्लाई किया कि ये कोई स्टॉक मार्केट ना मैथमेटिक्स है ना मैथ्स है कि इसमें a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab ही निकलेगा। ना ये साइंस है कि a = mc² ही होगा। ये स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा रूल ये है कि यहाँ पे कोई रूल ही नहीं है। तो जैसा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लॉन्ग ओनली हैं, यहाँ से नेगेटिविटी हमें कम दिखाई देती है, बट वो लेवल था $95 का और सडनली अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ $113 पर वेलर का ब्रेंट क्रूड हो चुका है। तो मार्केट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब ट्रेंड जैसा हो उस हिसाब से आदमी को ढल जाना चाहिए। अगर आप मार्केट के अगेंस्ट में बहाव में आप रहेंगे तो आपका लॉस होना निश्चित है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन किसी भी म्यूचुअल फंड से कितनी रखनी चाहिए? देखिए, हमारी जो डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, इसमें जीडीपी ग्रोथ ऑन एन एवरेज 6 से 7% के आसपास होती है। कभी 7.5-8 के आसपास भी पहुंच जाती है और कभी 6.5 के आसपास भी रहती है। तो 6 से 7% का हम एक एवरेज जीडीपी रेशियो हम मानते हैं। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो 6 से 7% की हमारी ऑन एन एवरेज जीडीपी ग्रोथ हो गई और 6 से 7% का हमारा इन्फ्लेशन हो गया। तो करीब करीब हम दोनों को अगर ऐड करें तो 12 से 13-14% का हम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन उतना आपके अमाउंट को डेप्रिशिएट कर रहा है। और कुछ ना करते हुए भी अगर हम अपने फंड को रखेंगे तो जीडीपी की ग्रोथ, आपके कंट्री की ग्रोथ इतनी है कि आपका फंड तो उतना ग्रो एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो उसमें फंड मैनेजर कोई मैजिक नहीं कर रहा है। हाँ, अगर 10-12% जो हमारा ऑन एन एवरेज है जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, उससे फंड मैनेजर कोई बेटर बना के देता है, तब हम कुछ कह सकते हैं कि हाँ, इससे इंडेक्स फंड या अपने बेंचमार्क से कुछ बेटर बना के दिया। अब सवाल उठना लाजमी है कि आप ये तो कह रहे हैं कि जीडीपी से हमारी कंट्री की ग्रोथ होती है और स्टॉक मार्केट में इसका कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। तो स्टॉक मार्केट में बताऊं मैं आपको, शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहता है और छोटी मोटी चीज़ें जैसे क्रूड ऑयल रेट के अकॉर्डिंग कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए, इससे ये शॉर्ट टर्म में काफ़ी वॉलेटिलिटी हो जाती है। और अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो एक कंट्री की जो डेवलपिंग से डेवलप वाली जो जर्नी है, यानी कि जीडीपी ग्रोथ की जो जर्नी है, उसकी रिप्लिका स्टॉक मार्केट है। यानी कि 6 से 7% अगर ऑन एन एवरेज अगर मार्केट हमारा जीडीपी ग्रोथ हो रही है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट इतना रिटर्न तो हमारी स्टॉक मार्केट दे। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा 12-14% हमने साल का बोला तो 6 मंथ में हमारे डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए कि इतना तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो स्टॉक मार्केट लीनियर रिटर्न नहीं देती है। कई बार एक महीने में भी हमारे 20-30% रिटर्न्स आ जाते हैं, कई बार लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में चली जाती है। तो इस तरीके से हमारी स्टॉक मार्केट वर्क करती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जरूर उठेगा कि आपने ये तो बताया कि जीडीपी ग्रोथ से हमारा स्टॉक मार्केट बढ़ता है, तो चाइना की जीडीपी ग्रोथ पिछले 10 सालों में या 20 सालों में काफ़ी ड्रेस्टिक बढ़ी है। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? तो चाइना के अपने अलग कंसर्न हैं। देखिए, कोई भी कंट्री अगर सक्सेसफुल होती है तो उसको उसकी जीडीपी ग्रोथ बनाती है या फिर उसकी पर कैपिटा इनकम बनाती है। अगर दोनों का मिल जाए तो ये डबल इंजन की सरकार बन जाती है। तो अगर हम एक छोटा सा एनालिसिस करें, जापान को भी साथ में ले लेते हैं। इंडिया की जीडीपी है अराउंड 4.18 ट्रिलियन और हमारी जापान की भी ऑलमोस्ट इतनी है, 4.45 ट्रिलियन के अकॉर्डिंग है, के आसपास है। और हमारी चाइना की जो है 20 ट्रिलियन के आसपास उनकी जीडीपी है, राइट।
1980s में इंडिया और चाइना लगभग सेम सिचुएशन में थे, बट वहाँ से उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को चुना और मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी अच्छा काम किया और जीडीपी ग्रोथ उनकी काफ़ी अच्छी रही। साथ में अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो $14,000 के आसपास उनकी पर कैपिटा इनकम है। जो मैं इंडिया की बात करूं तो हमारी पहले 2600 के आसपास हुआ करती थी पर कैपिटा इनकम, अब वो 3000 2026 के आंकड़ों में तो वो 3000 के आसपास है। तो चाइना की जीडीपी तो ऑलमोस्ट बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है, बट वहाँ ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? उसके अलग रीजन है। उसका सबसे पहला रीजन है कि वहाँ पे प्रॉपर्टी बबल्स, आपने एक नाम सुना होगा, एक बहुत बड़ा जाइंट कंग्लोमेरेट है एवरग्रैंड। वो प्राइवेट एक प्लेयर है जो रियल एस्टेट जाइंट है, और उसने वहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन किया। इवन ओवर सप्लाई वहाँ पे दे दी, मैं ये कहूँगा कि जितनी ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी कई बार डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच हो जाता, राइट। और जब जब डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच होगा, आप घोस्ट टाउन तो बना लोगे लेकिन उसमें रहेगा कौन, राइट। तो और दूसरी प्रॉब्लम ये थी, तो एवरग्रैंड की हम बात कर रहे थे। एवरग्रैंड एक बार 2021-22 में इतनी उसने बना दिए थे वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह, कमर्शियल बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कि वहाँ कोई रहने कोई तैयार नहीं था। तो सप्लाई इतनी बढ़ गई कि डिमांड कम हो गई। उसकी वजह से उन्होंने मार्केट से चाइना में स्टेट जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो कंपनीज़ को फंड करती है, यानी कि 15-20% उसमें स्टेक लेके, और वो उसको कंटिन्यूस फंड करती है। बैंक्स वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट करते हैं किसी भी बिजनेस को, राइट। तो वो क्राइसिस पे आई तो बैंक ने, आपको याद होगा, जापान ने, चाइना ने स्टिमुलस पैकेज भी अनाउंस किए थे और एवरग्रैंड को क्राइसिस से बचाया था। तो प्रॉपर्टी का बबल वहाँ पे रहा। साथ में एक बहुत बड़ा एक फैक्टर आता है एजिंग पॉपुलेशन का। एजिंग पॉपुलेशन मीन्स जो एवरेज एज आपकी होती है, हमारे इंडिया की एज कितनी है एवरेज एज, बताइए, गैस कीजिए। 28, 27, 29 ईयर्स के आसपास है, जबकि चाइना की एवरेज एज 40 ईयर्स के आसपास है और जापान की एज 50 ईयर्स के आसपास है। तो अभी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि जापान भी क्यों नहीं ग्रोथ कर रहा है। तो एजिंग डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि आपकी जो एवरेज एज है वो आपकी, चाइना की मैं बात करूँ तो 40 ईयर्स है। तो इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, जितनी ज़्यादा आपकी एजिंग पॉपुलेशन होगी, यानी कि 50-60 या सीनियर सिटीजन ज़्यादा होंगे, तो भी अगर आप उनको सप्लाई दे दो, वो उनकी डिमांड नहीं रहती है। बशर्ते कुछ सेक्टर्स अच्छा करते हैं, जैसे सीनियर सिटीजन्स को हेल्थ केयर सेक्टर और ये सारी चीज़ें, हेल्थ केयर और ये डायग्नोसिस काइंड ऑफ सेक्टर्स, हॉस्पिटल सेक्टर्स, ये सेक्टर्स काफ़ी बूम करते हैं। बट बाकी अगर आप बात करें कि रियल एस्टेट की, कंजम्पशन की, ट्रैवल, टूर एंड ट्रैवल की, वो सब कंजम्पशन काफ़ी कम हो जाता है। प्लस आफ्टर रिटायरमेंट बहुत सारे लोग काम नहीं करना चाहते हैं, इससे चीप लेबर मिलना मुश्किल हो जाता है। तो कंपनीज को बाहर से धीरे धीरे आउटसोर्सिंग करनी है, तो वही भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एजिंग डेमोग्राफिक से हमने देखा कि कहीं ना कहीं जीडीपी ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है, लोगों चीप लेबर नहीं मिलती है, डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच हो जाता है, क्योंकि एक सीनियर सिटीजन हमारा रादर देन डिमांड के, वो कंजम्पशन भी धीरे धीरे यूज करते हैं, और वो हेल्थ केयर में ज़्यादा करते हैं, और साथ में वो जॉब भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। डेट तीसरा सबसे बड़ा रीजन है इसमें कि अगर सीनियर सिटीजन हैं तो वो एग्रेसिव बेट नहीं लेते हैं, तो वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो फिक्स इनकम साइड में कहीं ना कहीं जाते हैं और बॉन्ड्स मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस लेवल में लो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस रहता है। अगर प्रीवियसली मार्केट ठीक नहीं की है और मार्केट में हर जगह अगर सेंटिमेंट्स ख़राब हैं और कहीं ना कहीं क्राइसिस में जो गुजर रही है कंट्री, तो कहीं ना कहीं कस्टमर जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी लो हो जाता है। तो और साथ में डिफ्लेशन हमारे चाइना में काफ़ी ज़्यादा था, वहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं डिफ्लेशन आ गई थी, तो उस वजह से भी डिफ्लेशन होती है। डिफ्लेशन का एग्जैक्ट हिंदी तो मुझे भी नहीं पता है, बट महंगाई के गैस में होता है कि अगर किसी भी चीज़ के प्राइजेज डेप्रिशिएट कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर, तो उसको डिफ्लेशन कहा जाता है। देखिए, एक कंट्री की ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़रूरी है। सपोज आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं और एक चेयर बनाते हैं और उसके प्राइस ईयर ऑन ईयर डी ग्रोथ हो रहे हैं, जबकि कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल और धीरे धीरे प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो आपको एक एस्पिरेशन, एक एस्पायर ही नहीं होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्लांट अपना बढ़ाऊं या उसको एक नया एक्सपेंशन दूं, एक नया
एक नई कैपेसिटी बढ़ाऊं और साथ में सप्लाई बढ़ाऊं, क्योंकि आपको एक इंकरेजमेंट ही नहीं आएगा, क्योंकि प्राइस ही उसका नहीं एक अप्रिशिएबल है, राइट, ईयर ऑन ईयर। तो इसलिए किसी भी कंट्री ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, एक सस्टेन लेवल पे इन्फ्लेशन जो कि हमारा आरबीआई का नंबर है कि 4 to 6% के ब्रैकेट में होनी चाहिए, वो एक लेवल पे रहे तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो हम बात कर रहे थे चाइना की बात ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। अब हम जापान पे आते हैं। जापान की ग्रोथ 1990s के बाद, 1990s का बबल बस्ट हुआ था, वहाँ पे एक बबल बन गया था मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। उसके बाद वहाँ 40 साल से लगभग, 30 साल से लगभग वहाँ की मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। रीजन बहुत सारे हैं, सेम मैंने बताया आपको, एजी पॉपुलेशन है वहाँ पे बैलेंस शीट का रिसेशन है। वहाँ की कंपनीज रादर देन अपने एक्सपेंशन के, वो अपने डेट को कम करने में लगी रहती हैं। तो कहीं ना कहीं एक नई चीज़ है, आप मार्केट का लेवरेज यूज करके, बैंक का लेवरेज यूज करके अगर नहीं आप कैपेसिटी बढ़ाओगे, नहीं डिमांड करोगे, तो ये ग्रोथ कोई भी कंट्री कैसे ही करेगी। लेकिन उनकी भी अलग प्रॉब्लम है, जब एज ही आपकी, एवरेज एज ही आपकी 50 ईयर्स प्लस हो जाती है, तो आपके पास डिमांड आएगी कहाँ से। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जापान की। तो एक सर्कल में, एक साइकिल में वो फंस गए हैं। वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डिमांड नहीं आ रही है, डिमांड नहीं आ रही है इसलिए वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे। तो कंपनीज वो कैपेसिटी नहीं बढ़ा रही है, और कैपेसिटी इसलिए नहीं बढ़ा रही क्योंकि डिमांड नहीं आ रही है। ठीक है। तीसरा इसमें रीजन ले लेते हैं, वहाँ की बैंक्स पिछले 20-30 सालों में की बैंक्स की बैलेंस शीट काफ़ी ड्रॉ डाउन हुई है, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो इंटरेस्ट रेट है। तो बैंक्स अगर हायर इंटरेस्ट रेट नहीं कमाएंगे तो अपनी बैलेंस शीट कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे और कैसे जनहित में काम करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा जो मैंने आपको बताया कि एक डेवलपिंग कंट्री के लिए तो ये चीज़ें फैक्टर कर सकती हैं कि जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन हम म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्ट करें। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जीडीपी ग्रोथ भी होते रहे और उसके साथ स्टॉक मार्केट भी बढ़ता रहे। तो काफ़ी सारी मैंने आपको रीजंस बताए। एजिंग पॉपुलेशन का, एजिंग डेमोग्राफिक का एक रीजन हो सकता है। आपकी पर कैपिटा इनकम साथ में नहीं बढ़ी है, ये एक रीज़न हो सकता है। कई बार डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच हो जाता है। कभी डेट इतना बैलेंस शीट में इतना ज़्यादा, कंट्री की बैलेंस शीट में इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो उस ग्रोथ से नहीं बढ़ पाती हैं। तो ऐसे में लोग, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी होना लाजमी है। अगर बहुत साल से कंसोलिडेट मार्केट रहती है तो उसमें नया इन्वेस्टर नहीं आता है। तो यही आपसे कहना था। इसी तरीके से मैं आपसे जुड़ा रहूँगा और मैं ये आशा करता हूँ कि आप भी सीखते रहिए, सिखाते रहिए, वीडियोस देखते रहिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।